हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जून 2024 का समरी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो हर बार की तरह इस बार फिर से सबसे पहले जीएसटी की बात आती है। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ मई 2024 स्टूड एट 1.73। याद है अभी हमने जब अप्रैल का पढ़ा था तो वो हाईएस्ट था टिल डेट, मतलब कि जीएसटी के इतिहास में 2017 के बाद से हाईएस्ट कब था? अप्रैल में था। मई में कितना हुआ? 1.73। अप्रैल में कितना था? 2.10। और मार्च में कितना था? 1.78। रिमेंबर? तो आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रिफंड्स कितना बचा जीएसटी नेट, मतलब कितना बचा? 1.44। ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई? 6.9%। ये सबका अलग अलग ब्रेकडाउन दिया है हर बार की तरह। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कितना है, बहुत रिलेवेंट नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा। द ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन फॉर फिजिकल ईयर 2024-25 टिल मई 24 स्टूड एट 3.83 लाख करोड़। मतलब कि अभी तक अप्रैल और मई 2 महीनों का मिलाकर 3.83 लाख हो चुका है। 1.73 है और 2.1 हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कहती है सीबीआईसी इनवाइट्स सजेशन ऑन ड्राफ्ट सेंट्रल एक्सरसाइज बिल 2024 इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स बाय 26 जून 2024। इस न्यूज़ को डालने का सिर्फ इतना रीज़न है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस जो कस्टम्स वाला है आपका सीबीआईसी जो है, ये सेंट्रल एक्साइज बिल एक बना रहा है 2024। तो इसका मतलब पुराने बिल को रिपील कर देगा। तो ये 2024 जो बन जाएगा, इसके बाद जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 है इसको रिपील कर दिया जाएगा, नहीं रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, बस इसको डालने का रीज़न सिर्फ इतना था कि सीबीआईसी भी नया एक्ट बन रहा है। बाकी इनपुट आपको देना है तो आप जाके दे सकते हैं। सीबीआईसी चेयरपर्सन इनॉग्रेट्स जीएसटी भवन एट रोहतक हरियाणा। इस न्यूज़ को करने का सिर्फ इतना रीज़न है कि जिससे क्या समझ जाएं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है उसके जो चेयरमैन है उसका क्या नाम है? संजय कुमार अग्रवाल जी। श्री संजय कुमार अग्रवाल चेयरमैन है किसके? सीबीआईसी के। इन्होंने जीएसटी भवन कहाँ पर शुरू किया? रोहतक हरियाणा में। रोहतक हरियाणा में संजय कुमार अग्रवाल जो कि चेयरमैन है सीबीआईसी के, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है जीएसटी भवन का। इसको बस याद कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कहती है सीबीआईसी इनिशिएट्स इलेक्ट्रॉनिक डिसबर्सल ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट डायरेक्टली टू एक्सपोर्टर्स बैंक अकाउंट्स थ्रू पीएफएमएस फ्रॉम टुडे 5 जून ऑनवर्ड्स इन एन एफर्ट टू। अब आप सोचेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक एक तरह से जैसे जीएसटी में होता है नेट और वो रिफंड होता है, या इनकम टैक्स में आप समझ लीजिए इनकम टैक्स में रिफंड होता है, उसी तरह से ड्यूटी ड्रॉबैक भी होता है, जो कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या शुरू किया? पीएफएमएस शुरू किया है। इन एन एफर्ट टू फैसिलिटेट ट्रेड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स विल इलेक्ट्रॉनिकली डिसबर्स ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट directly to exporters bank account in a transparent and efficient manner with effect from 5th जून 2024। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कब से शुरू होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि सीबीआईसी ने ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए क्या शुरू किया है? पीएफएमएस सिस्टम शुरू किया है, जिससे कि एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा। पीएफएमएस का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक क्या क्या दिया हुआ है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? अंडर सेक्शन 75 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, जो कस्टम एक्ट था 1962 का, उसके सेक्शन 75 के अंतर्गत ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है रिबेट्स कस्टम ड्यूटी चार्जेबल ऑन एनी इंपोर्टेड मटेरियल और एक्सरसाइजेबल मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट गुड। इसका क्या मतलब हुआ कि कस्टम एक्ट 1962 का सेक्शन 75 ये कहता है कि ऐसा कोई भी आइटम, ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका यूज़ किस लिए होगा? कोई ऐसा गुड्स बनाने के लिए जिसको एक्सपोर्ट करेंगे बाद में। तो इसका मतलब वो जो हमने इंपोर्ट किया मटेरियल, उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं नया गुड्स क्रिएट करने के लिए, जो कि हम बाद में एक्सपोर्ट करेंगे और कस्टम्स या उसके थ्रू कंट्री के लिए इनकम बढ़ाएंगे। इसलिए इस पर जो भी चार्ज होता है वो बैक हो जाता है, रिफंड हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक। जो कस्टम ड्यूटी लगी होती है एक तरीके से वो जो एक्सपोर्टर है उसको वापस मिल जाती है। इंडिया एंड कतर होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली। इसको डालने का सिर्फ इतना रीजन है कि आता रखिएगा जॉइंट टास्क फोर्स JTF इन्वेस्टमेंट पर्पज से हुआ है। इंडिया और कतर के बीच में पहली मीटिंग है। ठीक है, जॉइंट टास्क फोर्स वॉज को चेयर्ड बाय श्री अजय सेठ, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देखिए, और अपने इंडिया की तरफ से कौन थे? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी श्री अजय सेठ जी। ठीक है, और कतर की तरफ से कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कतर की तरफ से थे HE
मोहम्मद बिन हसीन अल माल्की, अंडर सेक्रेटरी फॉर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ कतर। तो कतर की तरफ से जो थे वो थे, उनके भी अंडर सेक्रेटरी थे और यहाँ से सेक्रेटरी थे। यहाँ से श्री अजय सेठ जी थे, वहाँ से मोहम्मद बिन हसन अल माकी। आपको पूरा नहीं याद रखना, आपको सिर्फ मोहम्मद बिन हसन भी याद कर लेंगे तो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। तो बहुत रटने की जरूरत नहीं, इस पीडीएफ को आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो आ जाएगा आपको। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो पे कमेंट कर देंगे तो हो सकता है। एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। द इंटरिम बजट, एक मिनट, अगला देख लीजिए। सेंट्रल रिलीजेस ₹139,750 करोड़ इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट। टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है बेसिकली? देखिए, जो भी टैक्स सेंट्रल, आप जैसे इनकम टैक्स है फॉर एग्जांपल, या कोई भी टैक्स है, CGST है, IGST है, SGST है, ये सब सेंट्रल कलेक्ट कर रहा है ना। तो सेंट्रल को बाद में ये जो टैक्स है ये डिवोल्यूट यानी कि बांटना पड़ता है, स्टेट्स को वापस करना पड़ता है। तो इसमें ये न्यूज़ है कि 1.39 लाख करोड़ रुपीज़ जो हैं वो सेंट्रल ने डिवॉल्व किए हैं, वापस किए हैं स्टेट्स को। तो द इंटरिम बजट 24-25 हज़ार प्रोविजन ऑफ रुपीज़ 12,19,783, 12,19,783 करोड़ का था डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स, जिसमें से इन्होंने कितना किया? 139 अभी कर दिया, ठीक है। मतलब ये काफ़ी कुछ बचा हुआ, ये इंटरिम बजट का था ये। विद दिस रीज द टोटल अमाउंट डेवलप्ड डिवॉल्व फॉर 24-25 टू स्टेट्स टिल 10 जून इज 279। मतलब इस बार इन्होंने किया है 139, उससे पहले भी कुछ किया था, टोटल मिला के 279 होगा। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है। श्री पंकज चौधरी assumes charge in his second consecutive term as the Minister of State for Finance in Ministry of Finance। देखिए, इस अभी जून में और जुलाई में आपको काफ़ी ऐसी न्यूज़ मिलेंगी जिसमें हम बार बार ये डिस्कस करेंगे किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, क्योंकि नई गवर्नमेंट बन गई है इसलिए। तो पंकज चौधरी जी को क्या पोर्टफोलियो इनको सेकंड टर्म मिल गया है एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए, एक हो गया आपके यूनियन मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये हो गया कौन? पंकज चौधरी जी। ये MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा जो स्टेट वाइज होंगे वो तो अपना आपका विधानसभा से चुने जाते हैं, तो वो स्टेट लेवल पर होंगे, वो अलग अलग होंगे हर स्टेट के। ये दोनों ही सेंट्रल के माने जाएंगे। श्री पंकज चौधरी टुक चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस इन सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन बनाया गया? श्री पंकज चौधरी जी को बनाया गया। द 59-year-old is serving his 7th term as a भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम महाराजगंज इन उत्तर प्रदेश। ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड MP हैं, इनका 7th टर्म है बीजेपी के MP होने से, ठीक है। इनकी एज 59 ईयर्स है और ये 7वीं बार यानी बीजेपी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। कहाँ से? महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, जो भी रिसेंट इलेक्शन हेल्ड हुए थे उसमें। श्रीमती निर्मला सीतारमन assumes चार्ज एज द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये नाम आप सबको याद होगा जब आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम याद होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। श्री निर्मला सीतारमण जी को फिर से मैं यूनियन मिनिस्टर बनाया गया किसमें? फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स में, ठीक है। ये बस इतना ही मेन न्यूज़ है इसका। इसके बाद आते हैं CBIC पर, फिर से आ जाते हैं। CBIC माउंट्स कैंपेन अगेंस्ट फ्रॉड कमिटेड इन द नेम ऑफ इंडियन कस्टम्स। आपने नोटिस किया होगा इंडियन कस्टम्स के नाम पर आपके पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि आपका पार्सल यहाँ फंसा हुआ है, आप इतना टैक्स पे कर दीजिए तो पार्सल रिलीज़ हो जाएगा, ये वो करके बहुत फ्रॉड्स होते हैं। तो उससे संबंधित एक कैंपेन CBIC ने शुरू किया है। वेरियस इंसिडेंट्स हैव कम टू लाइट थ्रू न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ फ्रॉडुलेंट पर्सन्स पोजिंग एज इंडियन कस्टम ऑफिसर्स चीटिंग द पब्लिक ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी अक्रॉस द कंट्री। ऐसा जैसे मैं बताया आपको कि इंडियन कस्टम्स का नाम लेकर के पब्लिक को बहुत चीट किया जा रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके लिए कैंपेन शुरू किया गया है। दीज फ्रॉड्स आर प्राइमरली डन यूजिंग डिजिटल मीन्स लाइक फोन कॉल, SMS एंड फोकस्ड ऑन एक्सट्रैक्टिंग मनी थ्रू द परपेट्रेटेड फियर ऑफ इमीडिएट पेनल एक्शन। ठीक है, आदमी को डराया जाता है कि आपको पेनल्टी लग जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। काफ़ी डिजिटल अरेस्ट भी आज बहुत चल रहा है, तो इसलिए ये कैंपेन शुरू किया गया है। CBIC इज माउंटिंग अ मल्टी मोडल अवेयरनेस कैंपेन। अब इस पर आते हैं। मेन चीज़ का ये है कि इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है, मल्टी मोडल कैंपेन। कई तरीके से कैंपेन इशू किया गया है, कई तरीके से इसमें काम होगा, इसकी चर्चा होगी। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, SMS या ईमेल जाएंगे जनरल पब्लिक को, सोशल मीडिया कैंपेन होंगे, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होंगे। बाय हुम? बाय CBIC। अब अगला देख लेते हैं इसका। अच्छा, इसकी रिपोर्ट, इमीडिएटली रिपोर्ट जो भी, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो किसी तरह का तो आप cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट कर सकते हैं या 1930 पे कॉल भी कर सकते हैं। जिसका कोई एक्सपीरियंस हो इस संबंध में तो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपने कॉल किया तो क्या रिप्लाई मिला आपको। ग्रॉस टैक्स कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 22.19%। देखिए, अभी तक केवल 3 ही महीने हुए हैं क्योंकि हमें जून का कर रहे हैं, तो 3 महीने का जो फर्स्ट क्वार्टर है मतलब उसमें GST कलेक्शन जो है वो कितना, उसमें कितनी ग्रोथ होगी? 22.19% हो गई है। तो 24-25 में अभी तक एज ऑन देखिए डेट दी 17 जून 24 तक नेट कलेक्शन कितना हो गया? 4,62,000 करोड़।
जीएसटी का। पिछली बार कितना था, 3,82,000। तो नेट में ग्रोथ कितनी हो गई है, 22.19% जीएसटी में ग्रोथ हुई है ये। पर्सनल इनकम टैक्स मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। पर्सनल इनकम टैक्स और एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इन दोनों का कितना कलेक्शन हो गया, 2,88,993 करोड़। ये फिगर्स बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं हर बार इसलिए बोलता हूँ कि जब रिवीजन करेंगे तो आपको धीमे धीमे याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है वीडियो, धैर्य रखिएगा, बस अभी खत्म होने वाला है। मिनिस्ट्री यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन चेयर्स प्री बजट कंसल्टेशन विद फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर फॉर टेकिंग सजेशन फॉर यूनियन बजट 2024-25। देखिए इंटरिम बजट पहले आ चुका था, अब नई गवर्नमेंट बन चुकी है तो मेन बजट आ जाएगा। तो इस बजट के लिए एक डिस्कशन करने के निर्मला सीतारमन जी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट और हर स्टेट का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन थे, पंकज चौधरी जी, हमने भी पहले पढ़ा है, अभी जस्ट रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। बाकी मिनिस्टर जो अलग अलग स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बुला करके मीटिंग करी। देखिए इसमें लिखा है मीटिंग में कौन कौन था। मीटिंग में कौन कौन था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी जी हो गए, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब लोग यहाँ पर थे। कुछ चीफ मिनिस्टर, कुछ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कहीं से फाइनेंस मिनिस्टर, इतने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी। बहुत रेलेवेंट नहीं है लेकिन सिर्फ आपको उस जोन में ले जाना, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ में वो आ जाएगा। आई मीन जब ये वीडियो अपलोड हो तब तो आ चुका है ऑलरेडी बजट, तो आपको वो भी देखना है। रिकमेंडेशन ऑफ 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जीएसटी आपको पता होगा 2017 में आया था, ठीक है। तो उसके बाद आपकी 53वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन हुए। काउंसिल रिकमेंड्स वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज फॉर डिमांड नोटिस इशूज अंडर सिक्योर्ड सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 73 के अंतर्गत जो डिमांड नोटिस पेनल्टी के संबंध में इशू की गई थी उनमें इंटरेस्ट छोड़ने की बात उन्होंने कही है। दैट इज द केसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, सप्रेशन और विलफुल मिसटेम्प्ट। भाई गलती से अगर किसी से डिले हो गया फाइल करने में या पैसा भरने में, तो उसके लिए सिर्फ ये किया गया है। जिसने फ्रॉड या सप्रेशन या विलफुल जानबूझ के गलती स्टेटमेंट नहीं दिया तो उनके लिए इंटरेस्ट वेव करने की बात हुई है। कब से कब तक की, फिजिकली 17-18 संबंधित, 18-19 और 19-20 संबंधित, ठीक है। अगर पूरा टैक्स कब तक पे किया जाएगा, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक पे कर दिया जाएगा। तो मॉनिटरी लिमिट ऑफ ₹20 लाख, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल आप लोग को पता होगा, जिसके प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली झारखंड हाई कोर्ट के एक्स जज थे, उनको बनाया गया था। आप लोग को याद होगा मेरे ख्याल से, ये न्यूज़ है ना। तो उसी के विषय में कहा गया है कि उसकी जो लिमिट है, मॉनिटरी लिमिट कितनी है जीएसटी एटी की, 20 लाख, ठीक है। और उसके बाद 1 करोड़ कहाँ की लिमिट है, हाई कोर्ट की, और 2 करोड़ कहाँ की है, सुप्रीम कोर्ट की। ये कुछ कुछ उसी तरीके से जैसे आपका लोक अदालत होता है ना, तो उसमें नहीं कहा जाता है कि आप उसमें लोक अदालत में कितना कर सकते हो, फिर हाई कोर्ट में कितना करोगे, सुप्रीम कोर्ट में कितना करोगे, एक लिमिट होती है मॉनिटरी लिमिट। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए, जीएसटी एटी के लिए आपको 20 लाख की लिमिट है, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़। ये है केसेस फाइल करने के संबंध में, ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ पर है, काउंसिल रिकमेंड सनसेट क्लॉज फॉर अप्रैल 1, 2025 फॉर रिसिप्ट ऑफ न्यू एप्लिक। देखिए ये न्यूज़ मैंने सिर्फ इसलिए डाली है, 2 चीज़ें आपको समझानी, एक होता है सनसेट क्लॉज, एक है एंटी प्रॉफिटरिंग। तो काउंसिल ने ये भी सजेस्ट किया है कि अप्रैल 1, 2025 के हिसाब से सनसेट क्लॉज रखा जाए, नई एप्लीकेशन जो भी एंटी प्रॉफिटरिंग है। तो एंटी प्रॉफिटरिंग का क्या मतलब होता है, पहले समझते हैं। एंटी प्रॉफिटरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी मतलब फ़ायदे, या समझ लीजिए सपोज किसी टैक्स में कुछ छूट करी गई गवर्नमेंट ने, तो क्या है, जो वेंडर है, जो सेलर है, वो ऐसा तो नहीं कि उस जो टैक्स में छूट हुई वो उसने तो ले ली, लेकिन उसने कस्टमर तक पास ऑन नहीं करी। जो मेन बायर है, जो रिटेल लेवल पर, उस तक अगर पास ऑन नहीं करी, उसने वो टैक्स अपने पास बचा के रख लिया जो भी उसमें छूट मिल रही है, और कस्टमर को महंगे में बेच रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एंटी प्रॉफिटरिंग। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिटरिंग। तो उसको रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटरिंग होती है कि जो भी प्रॉफिट जनरेट, जो भी टैक्सेस में रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगी, रिटर्न मिलेगा, वो आपको कस्टमर तक पहुँचाना है, दैट इज कॉल्ड एंटी प्रॉफिटरिंग। इससे संबंधित जो भी एप्लीकेशन है उनके लिए एक सनसेट क्लॉज होता है। सनसेट क्लॉज देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सनसेट मतलब शाम को सूरज ढल गया, सनसेट हो गया। सनसेट क्लॉज का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एक निश्चित डेडलाइन पर ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको सनसेट क्लॉज, ये बहुत नॉर्मल टर्म है। सनसेट क्लॉज का जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, इन जनरल एक टर्म है, एक्ट्स जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है। जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स 12% जीएसटी ऑन मिल्क कैंस स्टील। ये मैंने एक ऐसे डाल दिया है कि कुछ कभी कभी पेपर में आ जाता है कि इस पर कितना जीएसटी किया गया है, तो मिल्क कैंस वगैरह पे 12% का कर दिया गया। इसके साथ ही सोलर कुकर इन सब पर भी 12% कर दिया गया, वाटर मिक्सर वगैरह पे। इसमें है तो कई चीज़ें इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो एक बार इसको वीडियो पूरा पॉज करके या फिर इसका प्रिंट आउट लेकर के पढ़ लीजिएगा। डीएफएस सेक्रेटरी, देखिए फिर डॉक्टर विवेक जोशी का नाम आ गया। डॉक्टर विवेक जोशी चेयर्स रिव्यू मीटिंग ऑन प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम विद हेड्स ऑफ पीएसबीज एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ यूआईडीआई, नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड, सरसई एंड एनसीजीटीसी, ठीक है।
तो DFS के सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। इन्होंने देखिए लास्ट टाइम हमने इनकी वर्कशॉप्स के बारे में पढ़ा था, आपकी उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग करी है। तो डॉक्टर विवेक जोशी सेक्रेटरी हैं कहाँ के? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चेयर्ड अ रिव्यू मीटिंग विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, इसका बात इतना इंपॉर्टेंट था। ही ऑल्सो रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ ओपनिंग ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस ऑफ बैंक्स इन अनबैंक। ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपको पता होना चाहिए ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस का क्या मतलब होता है। देखिए आज के ज़माने में जब नियो बैंकिंग शुरू हो गई है तो ऐसे में सारे के सारे लोग ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, और कुछ अब तो कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं, जुपिटर बैंक वगैरह, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो कि कहीं पर जिनकी फिजिकल ब्रांचेस ही नहीं है। तो ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब होता है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द ब्रांचेस। जो भी अनबैंक्ड विलेजेस हैं, जो बहुत इंटीरियर एरियाज हैं, वहाँ पर फिजिकल ब्रांचेस। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है उसके विषय में भी इन्होंने रिव्यू किया। Exchange Rate Automation Module ERAAM by CBIC to come into effect on 4th July. The CBIC यानी Central Board of Indirect Taxes and Customs has issued a circular for the launch of Exchange Rate Automation Module. इसने उसको सिर्फ इसलिए डाला है कि आपको IRAM का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IRAM का फुल फॉर्म है Exchange Rate Automation Module, जो कि CBIC ने लॉन्च किया है। The automated system of ascertaining and publishing the exchange rate will replace the existing manual process. अब आप सोच रहे हो ये क्या चीज़ है? देखिए ऐसा होता है कि एक्सचेंज रेट यानी कि कुल 28 शायद करेंसीज हैं जिनका 22 करेंसीज हैं जिनका एक्सचेंज रेट रेगुलर बेसिस पर अपडेट करता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो CBIC ने क्या किया कस्टम्स ने कि एक अब इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया, इसका नाम है एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉडल, जिस पर कि नई जो भी करेंसीज हैं उनके प्रेजेंट रेट शेयर किए जाएंगे। पहले क्या था, प्रॉपर एक सर्कुलर निकलता था, उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी अपलोड की जाती थी। अब ये ऑटोमेशन मॉड्यूल में है तो आपको ये ऑनलाइन ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा। द एक्सचेंज रेट वुड बी मेड अवेलेबल ऑन द आइस गेट। आइस गेट आपको पता है क्या? आइस गेट क्या होता है? आइस गेट होता है CBIC के जो भी टैक्सेस वगैरह फाइल होते हैं ना, टिन होता है ना इंडायरेक्ट के लिए, उसी तरह से होता है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन टिन होता है, उसी तरह से आइस गेट होता है, जैसे GSTIN भी होता है। ठीक है, वेबसाइट ट्वाइस अ मंथ, दैट इज ऑन द इवनिंग ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी हर महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को इवनिंग यानी उसकी शाम को आइस गेट वेबसाइट पर ये इरम लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम मिडनाइट ऑफ द फॉलोइंग डे, जो कि अगले दिन की रात से हो जाता है। जैसे आज अगर बृहस्पति है, आज अगर मान लीजिए आज अगर होता है तो आज की रात से यानी कल सुबह से वो हो जाएगा। FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने अडॉप्ट किया है क्या? म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स जून 2024 प्लेनेटरी हेल्ड इन सिंगापुर। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF जो है उसने इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1989 में। इंटरनेशनल वॉच डॉग है, किस लिए? मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग आदि को देखने के लिए। तो देखिए आपको नाम से समझ में आ रहा है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो कुल मिलाकर के ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में शुरू हुई थी, और इसका मेन काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एंटी, आपने देखा हो ना AML वगैरह सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग सब इसी के अंतर्गत आता है। इन सब के लिए, इन सबको रोकथाम के लिए FATF यूज होता है। इंडिया इसका मेंबर कब बना था? 2010 में बना था। The Mutual Evaluation Report of India, which was adopted in FATF plenary held in Singapore between June 26 to 28, places India in the regular follow-up category, a distinction shared by only 4 other G20 countries. देखिए कितनी गर्व की बात है ये। तो जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आई है इंडिया की, उसके बाद FATF में जो सिंगापुर में मतलब ओपन करी है, उसमें उन्हें जो इंडिया को है अब क्या स्टेटस दे दिया है? रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में। ये वो कैटेगरी है जिसमें G20 की केवल 4 कंट्रीज आती हैं। तो दिस इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो पोर्टल्स हैं या फिर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह है, उन सब पे बहुत अच्छे से कर्व किया गया। या आप लोग अगर बैंक्स में हो तो आप लोग चीज़ जान भी रहे होंगे कि इस पर कितने एक्शन लिए जा रहे हैं। तो इन्हीं रीज़न की वजह से इसको रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी दिया गया, जो कि G20 में सिर्फ 4 कंट्रीज के पास है। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द नेशंस एफर्ट्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, over a 2-year period, the Department of Revenue DOR spearheaded India's engagement with FATF during the mutual evaluation process. तो अगले 2 साल के लिए जो ओवर 2 पीरियड क्या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो इंडिया का एंगेजमेंट देखिएगा FATF के साथ, इसीलिए इसको म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट कहा गया। ये इंडिया इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ FATF स्टीयरिंग ग्रुप। ठीक है, वैसे 2010 में FATF का मेंबर बना, तो इसके अंतर्गत एक ग्रुप है स्टीयरिंग ग्रुप जिसका इंडिया ऑलरेडी एक मेंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो खत्म हो चुका है, और मैं ये कह अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि न्यूज़ को थोड़ा और छोटा कर दें, जिससे कि वीडियो की लेंथ भी कम हो जाए और ये आपका जो PDF है ये भी थोड़ा कम हो सके। इसके साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, या तो ईमेल के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।